शब्बीर ने गुजरांवाला में एक ऐसी घरेलू लड़की को देखा है जो घर के अखराजात चलाने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। बाहर की दुनिया कैसी थी इसके बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती थी और खामोशी से घर लौट आती थी, लेकिन एक रोज वो घर से ऐसे निकली कि लौट कर नहीं आई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 30 साला शाजिया सिलाई मशीन चला रही थी और करीबी फर्श पर उसके सिए हुए कपड़े पड़े थे, जिसे उसकी मां तय करके प्लास्टिक की थैलियों में रखती जा रही थी। ये ले भाई, तेरे 10 जोड़े मैं पैक करके ले आई, तो अब तू जल्दी से जा और दे आ। अच्छा अम्मा, बस जा रही हूँ देने के लिए, आज ही ये डिलीवरी करनी है। तो मैं ना किचन में जाकर जरा हाँ देख लूँ है। अच्छा अम्मा, बस यहाँ से सिलाई रह गई है, मैं भी जा रही हूँ। वो डायरी कहाँ है मेरी हिसाब वाली? अरे वो सामने ही तो रखती है। माँ खाना पकाने चली गई और शाजिया डायरी में हिसाब किताब लिखने में मसरूफ हो गई। फिर वो अपनी जगह से उठी, पैक किए हुए कपड़ों को एक बड़े थैले में डाला और कुछ सोचने लगी। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया। अरे अम्मा, वो पत्नी क्या कहने लगी थी मैं? अच्छा अम्मा, मैं ये देने जा रही हूँ, फिर आके बात करती हूँ। सही। शाजिया दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर देख रही थी कि एक रक्षा सवारी छोड़ने को रुका। रिक्शे वाले भाई। जी बाजी। वो मार्केट तक जाना है। जी चलें, बैठे। कितने पैसे लोगे? 300 रुपए दे दीजिएगा। अरे भाई पागल हो गए क्या? ये साथ मार्केट तक जाना है, 300 किस चीज के? वो आपकी बात सही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, यकीन करें वारा नहीं होता। भाई हम 150 दे के जाते हैं, 150 ले लो बस। आप 250 रुपए दे दीजिएगा, बैठ जाएं। आग ही लग गई है यहाँ तो रेटों को। ओ बा। अम्मा मैं जा रही हूँ, रिक्शा मिल गया। चलो भैया। शाजिया रक्षे में सामान रखकर सवार हो गई। फिर उसे एक बाजार में रक्षे वाले को पैसे देते देखा गया। शाजिया एक लेडीज रेडीमेड की दुकान पर पहुंच चुकी थी। उसने अच्छी तरह से खुद को चादर में छुपाया हुआ था। ये लो आमिर भाई, 2 दिन की मेहनत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त पर माल दे देती हैं, तभी हम आपसे काम करवाते हैं। अब और भी कुछ काम हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, वो 2 सूट हैं, लेकिन वो कल तक लाजमी डिलीवर करना है। ठीक है, मैं बना दूंगी, थोड़ी पेमेंट बढ़ा दें। बहना फिक्र मत करें, आपको पैसे अच्छे ही मिलेंगे। आप मुझे बता दीजिएगा आपका हिसाब कितना हो गया। जी, ये इसमें हिसाब। छोटे, ये जाके जरा सेट से हिसाब लेकर आ जाए। बच्चा पर्चा लेकर दुकान के पिछले हिस्से में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में रकम थी। ये रे मेरी बहन, जरा इसको गौर से गिनिएगा। जी शुक्रिया। अच्छा, वो सूट जो है आप 9 बजे से पहले दीजिएगा, क्योंकि हमें दुकान भी बंद करनी होती है, तो 9 बजे तक दुकान हमारी बंद हो जाती है। चले ठीक है। अपनी ईमानदारी और अच्छे काम की वजह से शाजिया की मार्केट में खासी नेकनामी थी और अक्सर उसे सिलाई का मटेरियल उधार भी मिल जाता था। काम के सिलसिले में शाजिया का राब्ता एक छोटे कारखानेदार से भी रहता था जो सिलाई का धागा सप्लाई करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जावेद हुदी नामी धागा सप्लायर शाजिया का दरवाजा खटखटा रहा था। शाजिया घर के अंदर सीने परोने में मसरूफ थी, तो उसने मशीन रोकी और आने वाले के बारे में पूछा। जी आपको? मैं जावेद, आपने व्हाट्सएप पे धागों का ऑर्डर दिया था, मैं लाया हूँ। जी अब अंदर आ जाएं। शाजिया ने जल्दी से अपनी चादर दुरुस्त की और एक कुर्सी की झाड़ पोंछ के बाद उसने कारखानेदार को अंदर बुला लिया। आपने खामखा जहमत की, मैं कारखाने से आके खुद ले जाती। अरे जहमत किस बात की, आपको जब भी जरूरत हो ना माल की, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए करें, मैं आ जाया करूँगा। चले ठीक है। पैसे कितने हो गए? वैसे 6000। 6000। 6000 तो नहीं है अभी मेरे पास, वैसे 2000 रखे, बाकी फिर मैं कारखाने पे दे दूंगी। कोई मसला नहीं, ये घर वाली बात है, जब हो आप दे दीजिएगा मुझे। ठीक है। मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। और फिर आपको जरूरत पड़े माल की तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी जरूर, बहुत शुक्रिया।
कारखानेदार जावेद उर्फ बूदी शाजिया को देखकर उसका दीवाना हो गया था, लेकिन उसने शाजिया को एहसास तक नहीं होने दिया कि वो दिल में क्या सोच रहा था। शब्बीर ने देखा कि धागे के कारखाने में दीगर कारीगरों के दरमियान उसका भाई भी काम कर रहा था। बोलो। अरे बात को सुन इधर। तो खैर है ना? सब खैर है तो मेरी बात को सुन इधर। अल्लाह खैर करे। यार कुछ लड़की है ना शाजिया, हाँ, जो हमसे धागे खरीदती है, आज उसके घर गया था, दिल लूट लिया उसने मेरा। भाई यहाँ कारोबार कर रहे हो कि दिल फेंक रहे हो? भाभी को पता लग गया ना तो घर पे जूते पड़ेंगे, जूते। बात नहीं कर यार, अगर वो शादीशुदा लड़की नहीं है ना तो फिर मैं हर हाल में उससे शादी करूंगा। हाँ हाँ, जैसे वो फारिग बैठी है और एक शादीशुदा मर्द से वो शादी करेगी। तुझे हर हाल में मेरा साथ देना होगा। अच्छा अच्छा, अब मैं अपना काम कर लूं? कर ले तू। जावेद उर्फ बूदी एक चर्ब जबान इंसान था। जल्द ही उसने शाजिया से थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद दोस्ती भी कर ली, और यहाँ तक कि जब शाजिया कभी उसके कारखाने आती तो वो उसकी खातिर मदारत करने लगता। एक दिन शाजिया चादर में लिपटी रक्षे से उतरकर कारखाने में दाखिल हुई तो तमाम कारीगर मशरूफ थे और जावेद वहां मौजूद नहीं था। बच्चा दौड़ता हुआ बाहर गया तो जावेद होटल पर चाय पी रहा था। कोई और मिलने आई तुमसे? और मिल गई? अच्छा तू जा, मैं चाय पी के आ रहा हूँ। जावेद ने जल्दी से होटल वाले को पैसे दिए और कारखाने में वापस आ गया। अच्छा राशिद भाई, मैं जरा कोई मिलने आया है, ठीक है, मैं फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करता हूँ। अरे शाजिया तुम, मेरा मतलब है कि आप कैसे आना हुआ? हम जावेद भाई वो कुछ धागे और लेसें वगैरह चाहिए थी। एक्चुअली काम बहुत बढ़ गया है ना। तो मुझे तुम व्हाट्सएप कर देती, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? बस वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा लेती हुई चली जाऊँ। अब लाल, नीली और काले रंग का धागा चाहिए और लेस भी। फिक्र ही ना करो सानियाल, जो ये कह रही है लाल, नीला और पीला है, ये इनका फौरन पैक करो ना, लेके जाना है। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? नहीं नहीं शुक्रिया। कोल्ड ड्रिंक तो पियोगी? नहीं नहीं जावेद भाई, फिर कभी। वो पैसे कितने हुए? पैसों की बहुत फिक्र करी, तुम्हारे पैसे कभी कहीं गए हैं, आ जाएंगे, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, वो हरा वाला भी चाहिए था। कोई परेशानी नहीं। दानियाल, हरे वाले भी डाल देना। और कुछ? चले मैं चलती हूँ। जावेद ने एक दिन शाजिया को व्हाट्सएप पर लव लेटर लिखकर भेज दिया, जिस पर शाजिया परेशान हो गई और उसने जावेद से मिलना जुलना और हर तरह का लेन देन बंद कर दिया, जिस पर जावेद को खासी तशवीश लाक हुई और वो शाजिया के घर जा पहुंचा। जावेद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। शाजिया ने झांक कर देखा तो चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। फिर उसने बादिल नाखास्ता दरवाजा खोल दिया। अरे जावेद साहब, आप अंदर आ जाओ। मैं आपकी खैरियत मालूम करने आया था। काफी दिन से आपका नंबर भी बन जा रहा है और आपने कारखाने में चक्कर भी नहीं मारा। कोई नाराजगी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कोई बात? नहीं, आप मुझे नाराज लग रही हैं। दरअसल मैं माफी मांगने आया था आपसे कि वो जो व्हाट्सएप मैसेज था वो आपके लिए नहीं था। खैर जो भी है, अब मुझे बहुत काम करना है। जी जी, आप जरूर काम करिए, लेकिन कभी कारखाने चक्कर लगाइएगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू। शाजिया किसी भी तरह चालाक और अय्यार शादीशुदा कारखानेदार के चुंगल में फंसने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जावेद ने उसे बहला फुसलाकर एक दिन कारखाने बुलवा लिया, जिसके बाद कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। कारखाने में जावेद और शाजिया के अलावा कोई नहीं था।
अरे तुम? अब कोई भी नहीं है कारखाने में, सब लोग कहाँ हैं? छुट्टी हो गई, सारे चले गए, तो मैं भी अभी निकल ही रहा था। खैर, तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं? नहीं नहीं, बस अब कोई है ही नहीं तो मैं भी चलती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा माल लेती हुई जाऊँ, पर अब कोई है ही नहीं तो मैं भी चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? देखो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो पीनी पड़ेगी, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। उस रोज जावेद ने शाजिया को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया था और फिर उसकी कुछ मुबैना तस्वीरें खींच ली थीं। उस रोज के बाद शाजिया सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर समझ गई। जावेद किसी न किसी तरह शाजिया से राब्ता करके उसे शादी की पेशकश करता रहा, लेकिन शाजिया इनकार करती रही, जिस पर उसने तस्वीरों के हवाले से ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। लेकिन शाजिया शादी से इनकार ही करती रही। फिर एक दिन मामलात को बातचीत के जरिए हल करने के बहाने जावेद ने शाजिया को कारखाने पर बुलाया और शादी से इनकार पर उसकी दोनों टांगों को बुरी तरह काट डाला और कारखाने में कैद रखा। शाजिया का फोन भी कारखानेदार के पास था। शाजिया को शदीद जख्मी करने के बाद वो उससे मुआफियां भी मांगता रहा और कारखाने में खुद ही मरहम पट्टी भी करता रहा। लेकिन 10 रोज बाद शाजिया किसी न किसी तरह घर वालों से राब्ता करने में कामयाब हो गई। पुलिस ने छापा मारकर जावेद नामी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो इंसान के रूप में दरिंदा जिसने एक गैर शादीशुदा मेहनत कश शरीफ लड़की को वरगलाने की कोशिश की और नाकामी पर उसको माजूर कर दिया। और ये है वो मजलूम लड़की। जवेद दे वड्डे भरा दे नाल मेरा कारोबार ही सी सारा। जवेद ने उत्ते मैनूं वेखिया जी नीयत मेरे ते खराब हो गई। बाद विच अपने घर अपने भरा दे थ्रू इन्हें मैनूं बुलाया उत्ते, ठीक है, बुला के इन्होंने मैनूं नशियावर को चीज दी है, ठीक है, वीडियो शूडियो इन्हें मेरी बनाई है, क्या मेरा शादी कर तो मैं तेरा नेट भी दे दूंगा। शब्बीर ने गोजरावाला में लड़की को तशद्दुद करके जख्मी करने और उसे माजूर बनाने वाले सफाक मुलजिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बहन की शादी धूमधाम से हो। जहेज के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था और जरूरत का हर सामान मुहैया करने की कोशिश कर रहा था। शादी की तकरीब से कुछ दिन पहले एक खैर मुतवक्का वाकया पेश आ गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आधी रात को शकील की माँ को प्यास लगी तो वो गहरी नींद से उठ बैठी। वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ी तो बराबर वाले कमरे में खटक पटक की आवाज सुनकर चौंक गई। शकील, ये भी कोई जवाब नहीं दे रहा। देख कर तो आऊंगा आखिर क्या है। अरे बेटा, खैरियत तो है? इतनी रात तक जाग रहे हो? बस अम्मी, वो कुछ काम रह गया था, सोचा कर लूं। अरे बेटा, रात के 3 बज रहे हैं। सो जाता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। अरे वो मुझे याद आया, वो सुनार के यहाँ से चूड़ियां उठानी है, पैसों का इंतजाम हो गया? जी अम्मी, हो गया। आप फिक्र मत करें, कल मैं ले लूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे। उधर शकील जो रात को दर्जी का काम कर रहा था, उसने वक्त देखा और काम समेट लिया। बाहर से अजान की आवाज आई तो शकील ने वॉश बेसन में जाकर मुंह पर छींटे मारे और खामोशी से बाहर निकल गया। मस्जिद घर के करीब ही थी, नमाजी भी मस्जिद का रुख कर रहे थे। शकील ने वुजू करके बाजमात नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद में झाड़ू देने लगा। मस्जिद इंतजामिया के 2-1 लोगों ने करीब आकर शकील को सलाम किया, फिर वो मस्जिद के सहन में ही बैठ गए। शकील भाई, मस्जिद का फर्श बनवाना है तो तकरीबन गले में कितना चंदा हो गया होगा? जी, मेरा ख्याल है कि काम शुरू करवाया जा सकता है। अब किसी वक्त देख लेंगे गला खोल के भी। अल्लाह बहुत कारसाज है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शकील भाई, सुने आपकी बहन की शादी होने वाली है? जी जी, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। बस दुआ करें कि सारे मामला खैर वाफियत हो जाए। तो हमारे लिए कोई खिदमत हो तो जरूर हमें मौका दीजिए। जी जरूर।
उधर शकील के घर में शादी की तैयारियां हो रही थीं और उधर डाकू लुटेरे किसी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। शब्बीर ने देखा कि एक लड़का शकील के सामने वाली दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ मालूमात लेने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है? वैसे मैंने पहले कभी आपको इस महल्ले में देखा नहीं। नए आया हो क्या आप? हाँ यार, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ ले लूं। यार ये घर बहुत शानदार बना हुआ, काफी महंगा होगा ना? हाँ भाई, बहुत महंगाई हो गई है। न जाने बेचारे ने कितनी मुश्किल से ये मकान बनाया होगा। सही कह रहे हो यार, चलो सही है। लड़के ने मोटरसाइकिल बढ़ाई और मकान का जायजा लेने के लिए रुक गया। इसी दौरान मकान का गेट खुला, शकील बाहर निकल रहा था और पीछे उसकी माँ थी जो उससे कुछ कह रही थी। मोटरसाइकिल सवार एक तरफ को हो गया था। बेटा जरा घर के लिए सब्जी वगैरह भी ले आना, और बात सुन, थोड़ा जल्दी आ जाना। जी अच्छा। चल, अल्लाह तुझे खुश रखे। शकील ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो वहां से चला गया। अजनबी लड़के ने अंदाजा लगा लिया था कि शकील के घर में जहेज का सामान मौजूद होगा। फिर वो अजनबी लड़का मोटरसाइकिल भगाता हुआ एक खोली में पहुंच गया जहां बाहर 2-3 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थीं। अरे हाँ भाई, क्या खबर लाया? सरजानी में भी एक घर देख कर आ रहा हूँ। शादी का घर है और पूरी गली सुनसान है। फिर क्या इरादा है? अबे भाई, कहीं असला वगैरह ना हो उनके पास। यार असला हम जैसों के पास होता है, शहरी नहीं रखते हैं असला। तो फिर बनाओ कोई सेटिंग। शकील और उसके घर वाले किसी अनहोनी से बेखबर शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। सिलाई कढ़ाई का काम जारी था, घर में रौनक लगी हुई थी। शब्बीर ने देखा कि दरवाजे की घंटी बजी तो शकील ने जाकर दरवाजा खोल दिया। अरे बेटा, अम्मी है घर पे? अरे बेटा कौन है? अम्मी वो बराबर वाली खाला आई हैं। अरे हाँ हाँ भेज। अच्छा अम्मी, मैं मस्जिद के काम से जा रहा हूँ, आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? बेटी की शादी होने वाली है ना, मैंने सोचा मुबारकबाद दे आऊं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक हो। अरे बेटा, जो खाला के लिए चाय बना के लेकर आ। माशाल्लाह कैसा अच्छा रूप निकाला बेटी ने। बस बहन दुआ करो, नसीब अच्छे हो मेरी बेटी। अल्लाह सब अच्छा ही करेगा। मैं तो कहती हूँ लगे हाथों बेटे की भी शादी कर डालती। अरे मैं तो चाह रही थी कि उसकी भी शादी साथ ही हो जाए, लेकिन नहीं भाई, वो कहने लगा पहले बहन की करूंगा, उसके बाद। वो माना ही नहीं। बहुत ही नेक और सादतमंद बच्चा है। हसीब के पापा बता रहे थे मस्जिद की कमेटी में भी काम करता है। हाँ माशाल्लाह, 5 वक्त का नमाजी है मेरा बेटा। ये ले खाला चाय। अरे बेटा, अब भाई के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख लो बस। खाला आप बढ़िया, आप ही देख ले। मैं तो लड़कियों की लाइन लगा दूं, एक से एक लड़कियां हैं, बस तुम्हारी अम्मी हाँ कह दे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे बहन, दरवाजा खुला ना छोड़ा करो इस तरह। आजकल वैसे ही हालात सही नहीं है, चोरियां डकैतियां कितनी हो रही हैं, और तुम्हारा तो शादी का घर है। अरे बस क्या बताऊं, ये शकील को ना मैंने 1000 दफा मना करा है कि दरवाजा बंद करके जाया कर, लेकिन बच्चे हैं ना। जा बेटा जा, दरवाजा बंद करके आ जा, हालात वैसे ही सही नहीं है। लो ना चाय, तुम भी पियो। हाँ बहन। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। एक कमरे में जहेज का सामान रखकर कुंडी लगा दी गई थी। अम्मा देखो कितना प्यारा लग रहा है। अरे हाँ वाकई। पता है बेटा, इसके ससुराल वाले कह रहे थे कि कितना हसीन तुम लोगों ने सूट लिया, बहुत खूबसूरत। और ये तो कह रहे थे कि ये तो हमने देखा नहीं, इतना हसीन सेट है। बस अम्मी, 2 दिन बाप तो छोटी किसी और की हो जाएगी, और देखना हमें याद तक नहीं करेगी। भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे बेटा, तुम मेरी शहजादी को ना छेड़ा नहीं करा कर। ये मेहमान है, मेहमान। मेहमान तो मैं भी हूँ। है तू क्या जा रहा है भाई? क्या हमें शादी के बाद छोड़ देगा? अल्लाह ना करे, मैं तो बस ऐसी बात कर रहा था।
अच्छा वो देख बाहर कुंडी सही से लगी है नहीं लगी है, तुझे पता है हालात इतने बुरे हैं, जा जाके देख कर आ जल्दी। अच्छा मैं देख क्या। अरे बेटा ये देखो पैक होगा ना, इसको जरा सही से तय करके रखना। शकील दरवाजे की कुंडी लगाकर अपने कमरे में आकर सो गया। उस दिन शकील के घर में जैसे कयामत गुजर गई थी। आधी रात के वक्त शब्बीर ने देखा कि एक मोटरसाइकिल खामोशी से शकील के गेट के सामने आके रुकी। उसमें से 2 सवार उतरे, एक ने दूसरे की मदद की और वो दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। फिर फौरन ही मरकजी दरवाजा खुल गया और 4-6 आदमी रात के अंधेरे में घर में दाखिल हो गए। 3 अफराद छत पर चढ़ते दिखाई दिए। 2 मुसल्ला अफराद दबे पांव शकील के कमरे में दाखिल हो गए और उसे असलहा की नोक पर जगा दिया। उठ, आवाज ना निकले तेरी, बिल्कुल चुप। जेवर बता, जेवर कहाँ है? मगर आप लोग कौन हो भाई? बकवास बनकर चल मेरे साथ। जेवर कहाँ है? मेरी बात तो सुनो। डाकू शकील को लेकर दूसरे कमरे में पहुंचे तो शब्बीर ने देखा कि माँ और बेटी इंतहाई खौफ के आलम में एक दूसरे से लिपटी हुई थी और एक मुसल्ला डाकू पहरा दे रहा था। चल जेवर पैक कर, हिलना नहीं यहाँ से। बाइक स्टार्ट कर तू, चल। अगर कोई हिला गोली मार दूंगा तीनों को, बिल्कुल हिलना नहीं यहाँ से। माँ ने इशारे से चाबी की जगह बताई और डाकू तीनों को कमरे में बंद करके सामान जमा करने लगे। थोड़ी देर में मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई तो शकील को अंदाजा हो गया कि डाकू लूट मार करके भाग रहे थे। शकील फौरन बाहर निकला और मोटरसाइकिल डाकुओं के पीछे लगा दी। डाकुओं ने मुड़कर देखा तो वो एक लम्हे के लिए रुके और फिर रात के अंधेरे में गोली चलने की आवाज आई और शकील को मोटरसाइकिल से गिरते देखा गया। डाकुओं ने शकील को कत्ल कर दिया था। उस रात डाकुओं ने मां के इकलौते जवां साल मेहनती परहेजगार बेटे को मौत की नींद सुला दिया था। इस वाक़े को सुनना बहुत आसान है, लेकिन जिस घर पर यह कयामत गुजरी हो वही जानता है कि उनके साथ क्या हो गया है। उनका साजो सामान तो गया ही गया, डाकू एक जवान बेटे की जान भी ले गए। जवान बेटे की मौत ने शकील का पूरा घर उजाड़ के रख दिया है। यह है वो इलाका जहां शकील रहता था। हुकूमत से भी मुतालबा है, इन इदारों से भी मुतालबा है कि इनके होने के बावजूद इनके नाक के नीचे से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, नौजवानों की मौतें हो रही हैं, ये कहाँ आएंगे? एक शहर जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू देने वाला है, आज उसके लोग बेसरो सामानी के आलम में होंगे। और जवान की मौत हो गई, घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, कितनी उम्मीदें हैं। बस इनसे यही दुआ है कि इन ऐसे लोगों को कैफर है, ये बिल्कुल बुज़दिल लोग हैं, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम रही है और मजलूम माँ और उसकी बेटी की फरियाद सरजानी टाउन की गलियों में दर बदर फिरती दिखाई दे रही है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मोहब्बत के नाम पर जुनून और पागलपन के खेल ने न जाने कितने ही लोगों को तबाह बर्बाद कर रखा है। न तजर्बेकारी, कम उम्री और निरी जज्बातियत बाज़ औक़ात इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है और वो अच्छे बुरे में फर्क करने के भी काबिल नहीं रहता। मकसद के हुसूल के लिए बाज़ औक़ात पागलपन इतना बढ़ जाता है कि रास्ते की हर दीवार गिराने का खप्त सवार हो जाता है। यहाँ तक के सगे रिश्ते भी पामाल कर दिए जाते हैं। देखिए लाहौर से वो कुछ जो देखा है शब्बीर ने। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये देखो, ये मैंने आज खींची पिक्चर्स, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अदनान घर में दाखिल हुआ तो उसकी बहन आसिया अपने कजन वकास के साथ हंसी मजाक कर रही थी। अच्छे नहीं, कलर अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अदनान ने नागवारी के साथ वकास के सलाम का जवाब दिया और अपनी बहन को कुछ कहता हुआ आगे बढ़ गया। अच्छा तुम कॉलेज नहीं गई? गई थी भाई, वो एक क्लास मिस हो गई तो इसलिए जल्दी घर आ गई थी। अच्छा आओ जरा बात करनी है तुमसे। जी भाई के पास पहुंची तो भाई का मूड समझ गई। भाई आप नाराज हैं मुझसे? तुम मेरी बात नहीं मानती।
तुमने कितनी दफा कहा है कि आकाश को यहाँ मत बुलाया करो, मगर तुम हो के मेरी बात ही नहीं सुनती। भाई आप मुझे बताएं, अगर वो घर आ गया तो मैं क्या करूं? मतलब मैं उसे घर से निकाल दूं? मामू और ममानी क्या सोचेंगे? अच्छा ठीक है, उसे जल्दी से रुखसत करो यहाँ से और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हमारे एग्जाम होने वाले हैं। जी, मैं चाय बना दूं आपके लिए? रहने दो, मैं पी लूंगा। मैं भेजती हूँ। आसिया वापस अपने कजन वकास की तरफ पलटी तो अदनान सारा मामला समझ चुका था। चलो मैं चलता हूँ। अरे तुम क्यों जा रहे हो? भाई ने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा है। मुझे पता है मुझे क्यों बोलेगा, लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मगर रुक जाते। मुझे कुछ काम है ना, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अदनान और आसिया दो ही भाई बहन थे। अदनान अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाकर कहीं अच्छी जगह शादी करना चाहता था। उसे अपने मामूजाद भाई वकास का घर में ज्यादा आना जाना और आसिया से हंसी मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि आसिया अपने कजन को पसंद करती थी। शब्बीर ने देखा कि अदनान की माँ अपने बेटे की खुशामद कर रही थी। अदनान, बहुत बुरी बात है बेटा। अरे वकास इटली जा रहा है और तुमसे खुदाफिज भी नहीं कहने जा रहे। मामू मामानी क्या बोलेंगे? चल बेटा उठ, मेरे साथ चल। अम्मी मैंने कहा ना, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप उनसे कह देना कि अदनान शहर से बाहर गया हुआ है। बहुत बुरी बात है अदनान। आसिया, ए आसिया, तुम चल रही हो या तुम्हें भी भाई के साथ घर पे बैठना है? हाँ अम्मी, मैं तो जाऊंगी। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? बड़ा वक्त है आप दोनों के पास। अम्मी का अकेला जाना काफी नहीं है क्या? भाई आधे घंटे की तो बात है। आधे घंटे में कौन से मेरे पढ़ाई का कोई नुकसान होगा? चलो बेटा हम तो चलते हैं। ये तो अल्लाह जाने किस पर चला गया है। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं आप नहीं समझेंगी। मैं उन लोगों से मिलना ही नहीं चाहता हूँ, खास तौर पर उस वकास से। एक नंबर का जाहिल इंसान है वो। चलो बेटा चले हम। वक्कास के इटली जाने के बाद आसिया पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ वक्कास से मोहब्बत करने लगी थी और उसे बिला नागा फोन भी किया करती थी। भाई सारा मामला समझ गया था और तहैया कर चुका था कि वो अपनी बहन की शादी वक्कास से नहीं होने देगा। एक दिन आसिया, उसका भाई और माँ एक साथ खाना खा रहे थे कि आसिया का मोबाइल बजने लगा। किसका फोन आ रहा है? अम्मी, वकास का। मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा कैसे हो? माशाल्लाह। और पाकिस्तान कब आ रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ ने बेटे की तरफ फोन बढ़ाया तो उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वो असल में बेटा वो जरा वॉशरूम में है, आते तो मैं बात कराती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। माँ ने फोन बंद ही किया था कि बेटा अपनी माँ पर बरस पड़ा। ये आप क्या कर रही? आप जानती है ना मैं उससे बात नहीं करता, तो फिर क्यों फोन पकड़ा रही थी मुझे आप? भाई आप अम्मी पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम चुप रहो। और हाँ मुझे पता है ये सब क्या चल रहा है। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि इसकी शादी वहां हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। और तुम मास्टर्स कर रही हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कैरियर देखो। पता नहीं इसलिए पंखे में क्या देख लिया है तुमने। हद होती है। आसिया के भाई ने बाकायदा वक्कास से दुश्मनी पाल ली थी और अपनी बहन की शादी से न सिर्फ इनकार कर दिया था बल्कि मुबैना खुदकशी की भी धमकी दे दी थी। एक दिन आसिया अपने कमरे में रो रही थी कि उसकी माँ ने उसे देख लिया। क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप जाए यहाँ से। लेकिन मुझे बता तो बेटा क्यों रोए जा रही है? कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल चाहता है मैं पूरी दुनिया को मार दूं या तो खुद मर जाऊं। भाई ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वो क्यों नहीं समझते कि मैं वक्कास से शादी करना चाहती हूँ? मैं बता रही हूँ अम्मी, अगर मेरी जबान खुल गई ना तो बहुत बुरा होगा भाई के लिए। अच्छा
अभी तो चुप कर जा। मैं बात करूंगी अदनान, चुप कर जा मेरा बच्चा। आसिया के भाई को जब ये यकीन हो गया कि उसकी बहन वक्कास ही से शादी करेगी तो अपनी बहन के लिए एक रिश्ता ले आया। अरे मेरी प्यारी बहन, दिखाता हूँ इतनी भी क्या जल्दी है, अम्मी को तो आने दो। अम्मी, अम्मी एक मिनट आना। अम्मी मुझे कुछ दिखाना है आप दोनों को। क्या दिखाना है? पहले आप देखेंगी, ये देखें, प्यारा है ना? है तो बहुत प्यारा, मगर कौन है ये? अम्मी ये मेरे बॉस का बेटा है, बहुत ही पढ़ा लिखा खानदान है, और बॉस ने आसिया के लिए इसका रिश्ता भिजवाया है। अदनान, तुझे पता है ना कि तेरी बहन किसी और से शादी करना चाहती है? क्यों नहीं करेगी इससे शादी? दिमाग खराब हो गया इसका। इस पढ़े लिखे लड़के को छोड़ के उस जाहिल गवार से शादी करेगी ये? हाँ, उस जाहिल गवार से करूंगी मैं शादी। पागल हो गई हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मैंने कहा ना ऐसा कभी नहीं होगा, वरना यहीं गाड़ दूंगा तुम्हें। अदनान, मेरी बात कान खोल के सुन ले। मेरी बेटी जहाँ कहेगी ना, मैं उसकी शादी वहाँ करूंगी। अगर तुझे कोई मसला है ना, अपना इंतजाम कहीं और कर ले जा, समझा? हमारे मामला में मत बोला कर। इस वाक़े के बाद आसिया को यकीन हो गया था कि उसका भाई पसंद की शादी रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने वक्कास से एक खतरनाक मंसूबे की बात की। वक्कास मुबैना तौर पर राजी हो गया और इटली में रहते हुए किसी न किसी तरह किराए के कातिलों से बात करने में भी कामयाब हो गया। फिर एक रोज नामालूम कातिलों ने आसिया के भाई को रास्ते में गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सारी कहानी सामने आ गई। स्टोरी ये है कि हमें एकदम रिपोर्ट होता है कि एक मोटरसाइकिल पे एक सवार जो है उसको पीछे से बैक साइड से रेयर साइड से फायर क्लोज शॉर्ट डिस्टेंस फायर किया गया और उसकी डेड बॉडी मौजूद है। उस वक्त तक मामला बिल्कुल ब्लाइंड होता है। फिर हम इसको मजीद स्टडी करते हैं उसकी सीढ़ियाँ लेने से कि इसका रूट क्या था, ये कहाँ से आ रहा था। हमें पता चलता है ये अनारकली के एरिए का रहायशी था और वहाँ से एक बड़े गुमनाम से एरिए में ये हमें नाश मिली, जो कि एक निजी बेकरी की तरफ ये मूव कर रहा था। ये एक मेहनती लड़का था, ये बाहर दुबई में भी मुकीम रहा। उसके बाद ये यहाँ अपनी बेकरी बनाना चाहता था और इसलिए अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहा था एक निजी बेकरी में। लेकिन शायद उसकी बहन को ये बात मंजूर ना थी। वो वकास के साथ शादी करना चाहती थी। वकास का तो बहुत बखूबी मकतूल अदनान जानता था। ये दोनों बाहर दुबई में भी एक साथ मुकीम रहे और पढ़ाई भी उसकी कम थी और भाई ये बात पे बाजिद था अपनी बहन से कि तुम्हारी शादी पढ़े लिखे आदमी से करेंगे। इन बदबख्तों ने यही सोचा कि इस रुकावट को दूर करने के लिए इसे इसकी जान लेना होगी। उसके लिए इन्होंने, जो इटली में बैठा हुआ है, उसने अपने भाई की जिम्मेदारी लगाई जिसका नाम अब्बास है। वो अब्बास यहाँ पे लोकल शूटर्स हायर करता है। इटली वाला वहाँ से पैसे भेजता है, ये 2,70,000 इन्हें देते हैं और 2 शूटर हायर करते हैं। वो 2-3 दिन उसकी रैकी करते हैं कि ये कितने बजे निकलता है, किधर जाता है, उसका रूट सारा करते हैं। फिर कोट लखपत का ये जो कच्चा जेल रोड का एरिया है, तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ पे सन्नाटा होता है। और दूसरे तीसरे दिन के बाद ये फैसला करते हैं कि ये टारगेट हमारे लिए इजी है, यहाँ पे उसके पीछे पहुंचते हैं और काम लगा देते हैं। मुल्जिम आसिया के 2 कजन समेत 2 शूटर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और मुबैना तौर पर पुलिस इटली से वकास को भी रेड वारंट के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रही थी। किरदार यही है कि मतलब जहाँ पे बात चल रही थी, हुई थी फुफो के बेटे की तरफ, वहाँ पे भाई इस चीज के खिलाफ थे कि रिश्ता वहाँ पे नहीं करना। घर वालों की सबकी रजामंदी थी इस चीज में। तो जिससे बात हो रही थी, जिससे बात चल रही थी मंगेतर से, जब उसको एक दफा भाई ने थ्रेट्स वगैरह भी दी थी कि इस सिलसिले से पीछे हट जाए वरना मैं मार दूंगा। तो उन तक जब बात गई है तो उन्होंने मतलब कहा कि अगर भाई एक दफा भी मानते हैं, 2 दफा भी मानते हैं, बातचीत करके वो तब भी नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि मतलब भाई को इस तरह से रास्ते से हटा देते हैं। उसको इन्होंने कहा था कि हमारा मेटल की शादी का मसला आ रहा है, उसका जो भाई है ना, हमारी भरजाई बनने वाली को, उसका जो भाई है ना वो मानता नहीं है, तो उसको जो है ना हमने जो है ना मानना है। तो इन्होंने हमें बताया किधर रहता है, हमें दिखाया। इन्होंने नारकली में रहता था हॉस्टल में, उधर हम 1-2 दिन गए हैं, तीसरे दिन हमने जो है ना उसको मार दिया। लड़के को मरवाने के लिए 2,70,000 रुपये तय हुआ था, जो मैंने इनको दिए थे पैसे। तो इन्होंने जाके पहले 1-2 दिन इन्होंने देखा है जहाँ पे रहता है, मैंने जाके दिखाया था। तो दूसरे तीसरे दिन इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भी ये काम हो गया। शब्बीर ने लाहौर में मुबैना तौर पर बहन के कहने पर अपने भाई को मुबैना कत्ल करने वाले वाक़े पर शदीद अफसोस और रंज का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे
शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।